हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम थर्ड यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का करने जा रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नेम है। इसमें आप देखें सब यूनिट हायरार्ची, ऑथोरिटी और स्पैन ऑफ कंट्रोल एक सब यूनिट। अगर सेकंड सब यूनिट की बात करें तो उसमें सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन की बात है। ठीक है, उसके बाद थर्ड सब यूनिट की बात करें, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव, कंसेप्ट, टाइप्स एंड रोल्स। अगर फोर्थ सब यूनिट की बात करें अगर तो इसमें आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देख सकते इंपॉर्टेंस रोल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी की बात हो रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ट्रेजरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात। और फोर्थ जो थर्ड सब यूनिट है इसमें फॉर्मेशन की बात हो रही है बजट की। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की तो सब यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने किसकी बात की, हायरार्ची, ऑथोरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की तो इसमें ये कहा गया, इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस to smooth and efficiently certain basic principles are followed. Three of the most one hierarchy, authority and span of control. तो इसमें हम देख सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसके बाद हम देखें हायरार्ची की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हायरार्ची का मतलब ही है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर या लेवल का स्ट्रक्चर्स जहां सीनियर लोग अपने जूनियर को कंट्रोल करते हैं। मतलब एक चेन्स ऑफ कमांड होती है जिसमें हर एम्प्लॉयज़ ऊपर एक बॉस होता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये एक हायरार्ची होती है कि ऑर्डर लेवल होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब जहाँ सीनियर जो लोग होते हैं क्या करते हैं, वो जूनियर के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको कमांड करते हैं कि कैसे आप काम कर सकते हैं। जैसे हम किसकी बात कर सकते हैं, ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल की तरफ समझ सकते हैं। उसमें ये कहा गया था कि सोचो एक स्कूल में प्रिंसिपल, जिसमें आप कह सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो उसके बाद टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये एक हायरार्ची जहाँ डिसीजन टॉप से नीचे तक आते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं हायरार्ची का सिंपल मीनिंग ये है कि एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक जाता है। ठीक, अगर हम बात करें ऑथोरिटी की तो ऑथोरिटी का मतलब है कि किसी के ऊपर काम करना। ठीक है, अधिकार देना, पावर देना, जहाँ लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो उसमें कह सकते हैं यहाँ दो तरह की टाइप्स होती हैं ऑथोरिटी की, एक होती है फॉर्मल और एक होती है कि इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होती है कि जो पोजीशन के साथ मिलती है, जहाँ मैनेजर के अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, अगर इनफॉर्मल की बात करें तो उसमें जो होता है जो व्यक्ति के प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस से मिलती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि ऑफिस में जब बॉस कहे काम करो तो वो अथॉरिटी उससे कहती है। ठीक है, लेकिन अगर टीम लीडर्स बिना पोजीशन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है तो वो इनफॉर्मल होते हैं। तो फॉर्मल ये हो गया कि किसी के ऊपर मतलब जोर ज़बरदस्ती करके अथॉरिटी, जैसे बॉस एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि फॉर्मल। इनफॉर्मल हो गया को किसी के ऊपर मतलब काम करना इन्फ्लुएंस होकर। जैसे अभी आप मतलब जैसे मैं पहले क्लासेस ले रहा था तो उसमें क्या था कि आप जो थे क्लासेस कम ले रहे थे, अब जो एग्ज़ाम पास आ गया तो सभी बच्चे जो है क्या कर रहे, अच्छे से मतलब काम पढ़ रहे। तो इसके कैसे फॉर्मल अथॉरिटी क्यों है, क्योंकि 28 सितंबर को जो है एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सभी जो है एक क्या हो गए, मतलब हो गए कि हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की तरफ बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं ऑफिस में जब बॉस कहे काम करो तो वो अथॉरिटी का यूज़ करता है, लेकिन अगर टीम बिना पोजीशन के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है तो वो इनफॉर्मल अथॉरिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो उसमें ये कह सकते स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकता है। ये डिपेंडेंट करता है कम्प्लेक्सिटी और मैनेजर के कम्प्लीस कैपेसिटी पर। ठीक है, तो अगर हम इसकी टाइप्स कह सकते हैं, इसमें जो है टाइप्स की वजह से दो टाइप्स हैं, जिसमें एक नैरो स्पेन है, एक वाइड स्पेन है। नैरो की बात हो रही है कम लोगों को कंट्रोल करना, जिसमें हम जैसे छोटी टीम की बात हो रही है, और वाइड स्प्रेड में होता है कि ज़्यादा लोगों के कंट्रोल करना, जैसे लार्ज टीम की बात करें। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, एक क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट कोच 5 प्लेयर को गाइड करता है कि वो नैरो स्पैम है, और अगर पूरी टीम को मैनेज करता है तो वो वाइड है। नैरो हो गया छोटा और वाइड हो गया बड़ा। ठीक है, तो ये इसमें आप समझ सकते हैं। अगर हम इसमें कंपैरिजन की बात करें, हायरार्ची जो है चेन सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। लेवल की बात हो रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं जैसे मतलब लेवल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे हम अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा लेवल क्या है, 10+2। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाएंगे तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी,
नेट की पड़ेगी, पीएचडी, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें ये कह सकते हैं, अगर हम एग्जांपल की बात करें, स्कूल प्रिंसिपल टीचर की बात और इंपॉर्टेंस की है कि क्लियर रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल की बात करें। अगर अथॉरिटी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था राइट टू गिव्स ऑर्डर एंड मेक डिसीजन की बात हो रही है, जिसमें बॉस इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, इसमें इंश्योर किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्डर की बात। अगर सेफ स्पेन ऑफ कंट्रोल की बात करें, नंबर ऑफ सब्सिडी की बात हो रही है, जिसमें अंडर वन मैनेजर की बात हो रही थी, इसमें कोच मैनेजिंग प्लेयर्स, और उसके बाद अफेक्ट कर रहा था एफिशिएंसी एंड सुपरविजन की बात हो रही थी। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हायरार्की को आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, अगर हम मेन हमारा जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो हमें पता चल गया है अथॉरिटी क्या है, उसके बाद हायरार्की क्या है, उसके बाद हम कैसे कर रहे हैं। इस मेन होता है कि हम इसके देखते हैं कि इनके थिंकर्स कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें, द प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखी थी, और उसके बाद जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने लिखी थी, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर हेनरी फ्योल की बात रही। अगर अथॉरिटी की बात करें, जिसमें द थ्योरीज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर ने लिखी है। ठीक, तो उसके बाद हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी थी, उर्विक ने लिखी थी। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जिसने लिखी थी, जस्टिन बर्नार्ड ने लिखी। तो उसके बाद हम कह सकते हैं डीप कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हायरार्की का ये था कि क्या करना है, एक लेवल के ऊपर बात, स्ट्रक्चर फ्लो के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना, अकाउंटेबिलिटी की बात करें। अगर हम कोटेशन की बात करें उसमें ये कहते हैं हायरार्की जो एक स्केलेटन है किसका, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉडी को बिल्ड करता है। ये किसने कहा था, हेनरी फ्योल ने कहा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं इन इंडियन फैमिली ग्रैंड फादर हेड होता है, और उसके बाद ही डिसाइड बिग मैटर, द फादर सेट सन, दिस इज जनरेशन हायरार्की कीप फैमिली इंडिविजुअल। तो आप ये कह सकते हैं जैसे हम फैमिली की बात करें, अगर ग्रैंड फादर होंगे वो डिसीजन लेते हैं हमने क्या करना है। अगर फादर की बात करें उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उसके बाद सन्स की बात करें तो उसके ऊपर बोला जाता है कि आपको फोर्सफुली इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि एक ग्रैंड पावर होती है जिसमें कमांड करती है डिसीजन के लिए। ये कि मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स की अथॉरिटी की बताई, जिसमें ट्रेडिशन की बात हो रही है, क्रिस्मेटिक की बात हो रही है, लीगल की बात हो रही है। अगर ट्रेडिशन की बात करें, ये किसके ऊपर होती है, बेस्ड ऑन कस्टम की हो रही थी, जिसमें हम किसकी हो रही थी, विलेज और एल्डर की बात। और उसके बाद हम कह रहे हैं क्रिस्मेटिक की बात करें, बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी की बात हो रही है, इसमें एग्जाम्पल गांधी जी की बात हो रही है। अगर लीगल रेशनल अथॉरिटी की बात करें, बेस्ड ऑन लॉ की बात हो रही है, एंड रूल्स मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक की बात हो रही है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कोटेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं ऑथोरिटी जो है मीन्स ऑफ राइट्स ऑर्डर एंड एक्सपर्ट ओबीडियंस, ये किसने कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो ए सरपंच इन अ विलेज हैज़ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मोदी क्रिस्मेटिक्स अथॉरिटी, ऑफिसर्स है लीगल रेशनल अथॉरिटी। अगर उसके बाद हम थर्ड की बात करें स्पेन ऑफ कंट्रोल की, तो उसमें ये कहा गया था कि कैसे एक मतलब सबऑर्डिनेट मैनेजर जो है इफेक्टिव अवेयरनेस होता है, जिसमें जस्टिन बर्नार्ड की बात हो रही, इसमें जो थी एक नैरो की बात हो रही है, एक वाइड की। नैरो जो थी वो क्या होती है, कम, जिसमें सुपरवाइज इंटरेस्टेड टास्क की बात हो रही, इसमें वाइड जो था कि वो क्या कर रहा था, स्यूट रोटेट स्ट्रेस सेंट्रलाइज की बात। अगर हम उसकी बात कोटेशन की बात, इसमें ये कहा गया स्पेन ऑफ कंट्रोल्स इज अ टाइट स्लोप ऑफ मैनेजमेंट बैलेंस की बात हो रही है, किसने कहा था, उर्विक ने कहा था। ठीक, तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं क्रिकेट में ये कहा गया था अगर एक कोच है वो क्या करे, मैनेजिंग करे 3 बॉलर्स को नैरो स्पेन वर्सेस मैनेजमेंट स्पीक 11 प्लेयर्स ड्यूरिंग मैच। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोच जो है इस टाइम पे जो क्या करे 3 बॉलर्स पे फोकस करे, लेकिन मैच के टाइम पे वो 11 प्लेयर के ऊपर काम करेगा कि कैसे 11 प्लेयर अच्छे से मतलब मैच खेलेंगे। ठीक, तो ये हमने कर लिया है। हायरार्की 2 है, इंडियन फैमिली जनरेशन की बात हो रही है, जिसमें किसकी बात हो रही है, फ्योल और टेलर ने कहा था कि ऑर्डर की बात हो रही है, जिसमें चैन वगैरह सिस्टम होगा। अगर लिक्टिमेसी की बात हो रही है, इसमें आप ये कह सकते हैं मैक्स वेबर ने एग्जाम्पल की बात करें सरपंच लाइक। अगर उसके बाद पीएम की बात करें मोदी पुलिस ऑफिसर। अगर स्पेम ऑफ कंट्रोल की बात करें, इसमें क्रिकेट कोच प्लेयर की बात हो रही है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद अगर सजेशन की बात करें, अगर बुक्स कब करना चाह रहे हैं तो आप इसकी ये बुक्स कह सकते हैं जर्नल या इंडस्ट्री मैनेजमेंट की बात हो रही है, थ्योरी सोशल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो ये हमने कर लिया है।
तो उसके बाद हम फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें हु डिफाइन द क्लासिकल कंसेप्ट हायरार्ची मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्यूल की बात हो रही है। उसके बाद दी व्हाट इज द हायरार्ची इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, चेन्स, कमांड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी की बात करें, जिसमें ट्रेडिशनल किसकी बात है, मैक्स वेबर के टाइम पे ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक्स, लीगल्स और रेशनल की बात हुई। अगर ऑथोरिटी का बात करें तो उसमें ये कहा गया था पावर टू गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस। उसके बाद कहते हैं हु इम्प्लाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, उसमें उर्विक और क्रिस्टल बर्नार्ड की बात हुई। उसके बाद हम कह सकते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेजर कैन इफेक्टिव सुपरवाइज। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एग्जांपल बताई थी ट्रेडिशन की, इसमें विलेज सरपंच की बात हो रही थी। उसके हम कह सकते हैं और टाइप ऑफ अथॉरिटी क्रिस्मेटिक लीडर की बात करें, इसमें क्रिस्मेटिक जो थी अथॉरिटी की बात हो रही है। उसमें कोटेशन हेनरी फ्यूल की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि जो हेनरी मतलब ये हायरार्ची जो एक स्केलेटन है किसका, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी जो बिल्ड करती है। उसके बाद मैक्स वेबर की कोटेशन की बात कहें तो उसमें ये कहा गया था कि अथॉरिटी जो मीन्स है राइट टू गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइंस नैरो वाइड स्पैम ऑफ कंट्रोल, इसमें ये कहा गया था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क मैनेजर्स कैपेसिटी की बात हो रही, ठीक है। उसके हम बात करें व्हाट हु इज नोन एज द फॉर्मुलाइज प्रिंसिपल हायरार्ची इन मैनेजमेंट, तो इसका आंसर है हेनरी फ्यूल की बात हो रही है। उसके बाद देखें मैक्स वेबर की टाइप्स की जो बेस थी वो किसकी थी, तो लीगल रेशनल की बात। स्पैम ऑफ कंट्रोल रेफर क्या करता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेजर कैन इफेक्टिव सुपरवाइज। उसके बाद जो नैरो स्पैम ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, इसमें ये कहा गया था कि टास्क जो है कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, रिक्वायर होनी चाहिए सुपरवाइजर के बाद। उसके बाद करें विच ऑफ द फॉलोइंग जो है नॉट ऑथोरिटी डिस्क्राइब वेबर की बात हुई, इसमें जो थी ट्रेडिशन की बात, ट्रेडिशनल, ब्यूरोक्रेट, क्रिस्मेटिक और लीगल, इसमें ब्यूरोक्रेट की बात नहीं की थी, ठीक है। तो उसमें ये कह सकते हैं विच थिंकर सैड हायरार्ची जो है एक स्केलेटन है विच ऑफ बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इज बुल्ट, तो किसने कहा था, हेनरी फ्यूल ने कहा था। अगर 7th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा था एग्जाम्पल जो क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी की बात करें उसमें किसकी बात हो रही थी कि ये कहा गया था कि क्रिस्मेटिक की नरेंद्र मोदी। उसमें ये कहा था क्रिस्मेटिक जो थी वो पर्सनल क्रिश्मा जो है लीडरशिप और क्वालिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम सेकंड सब यूनिट की बात करें तो उसमें यही कहा गया था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की बात, ठीक है। यूनिट 3 और सब यूनिट 2, तो उसमें ये कह सकते हैं कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन नीड्स टू मेड बट हो and where decisions are made various, this explained the principle of centralization, decentralization, delegation। ये तीनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर्स सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होना, सब डिसीजन एक जगह लिए जाते हैं। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें यही कहा गया था कि सेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमेटिक कॉन्स्टेंट रिटेंशन है जिसमें ऑथोरिटी सेंट्रल पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फूल की बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्यूचर की बात करें, इसमें जो अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट्स, उसके बाद टॉप लेवल, इसमें क्लियर चेन्स ऑफ कमांड्स, फास्ट डिसीजन मेकिंग क्राइसिस की बात करें। उसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कैसे सोचो, एक जॉइंट फैमिली है जहाँ दादाजी जो है सब चीज़ संभालते हैं, बाकी जो है उनकी बात मानते हैं, ठीक। तो हमने ये किसकी बात की है, तो ये आप कह सकते हैं कि हमने सेंट्रलाइजेशन की बात की, कैसे एक चीज़ के ऊपर काम किया। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर नीचे तक बनती है, हर लेवल पे अपने डिसीजन लेने पे इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज एट ऑल लेवल्स, इसमें किसने कहा था, उर्विक ने कहा था, ठीक। अगर उसके बाद हम फीचर की बात करें उसमें ये कहा गया था ऑथोरिटी स्प्रेड अक्रॉस लेवल्स, इसमें इनकरेज होती इनोवेशन एंड फास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकेलिटी बेटर अडॉप्शन टू लोकल नीड्स। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें गांव का मुख्य जो है पास की अथॉरिटी होती है, शहर के मेयर के पास अलग, दोनों अपने एरिया के लिए डिसीजन लेते। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर गांव में एक सरपंच है, मुखिया है, और अगर एक शहर में जो है वो तो उन मुखिया होगा, वो दोनों की जो होंगी वो अलग से होंगी, अपनी मतलब जो भी उनके पास मतलब अथॉरिटी होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो एक क्या करेगा अपनी जगह पे संभालेगा और दूसरा अपनी जगह। अगर डेलीगेशन की बात करें, डेलीगेशन का मतलब होता है अपनी अधिकार और जिम्मेदारी किसी सबऑर्डिनेट को दे देना लेकिन अकाउंटेबली रिटेंड रहना। डेलीगेशन का कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि डेलीगेशन जो है इंटरेस्टिंग जो है वर्क अलोंग्स विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन, किसने कहा था, पीटर डक्कर ने कहा था। अगर इसकी फीचर की बात करें उसमें ये ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद रिटेंशन एंड अकाउंटेबिलिटी बाय
डेलीगेशन, अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें ये कहा गया था कि स्कूल प्रिंसिपल अपने टीचर को कुछ ड्यूटी डेलीगेट करता है पर वो डिसीजन ले के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक, अगर इसके कंपैरिजन की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग डिसेंट्रलाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट एट टॉप्स, इसमें देखें डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस लेवल। ऑथोरिटी की डेलीगेशन की बात करें, ऑथोरिटी गिवन टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म टास्क। अगर ऑथोरिटी की बात करें इसमें ये कहा गया था कि रिटेन करना टॉप मैनेजमेंट की बात हुई, इसमें ये कहा था कि शेयर करना है लोअर लेवल से लेकर। फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र की जो थी टेम्परेरी थी। अगर हम डिसीजन स्पीड की करें, ये जो थी फास्ट थी, ये फास्टर लोकल डिसेंट्रलाइजेशन मेकिंग, ये डिपेंड करता है डेलीगेशन एंड सबऑर्डिनेट्स की बात करें। अकाउंटेबिलिटी की बात करें इसमें ये कहा गया था टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी, इसमें ईच लेवल अकाउंटेबिलिटी फॉर ओन डिसीजन, डेलीगेट्स रिमेन्स अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो ये किसके ऊपर बात करी थी, दादाजी की हम बात करें, जिसमें क्या कहा था कि हर डिसीजन वो लेते हैं, इसमें क्या बात हो रही थी सेंट्रलाइज होना कि मतलब एक ही चीज़ के ऊपर करना। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होना कि मतलब हर मेंबर्स, हर एक आदमी का जो है, हर एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का अपना रोल है उसमें। ये जो उसके बाद डेलीगेशन की बात करें, प्रिंसिपल डेलीगेट ड्यूटी टू टीचर्स। ठीक, अगर उसके बाद हम बात करें बुक्स की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन की बुक की बात करें, हेनरी फ्यूल ने लिखी थी जर्नल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट फ्यूल, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। अगर इसके की कोटेशन की बात करें, सेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजंस। तो उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, ये भी हमने ऊपर पढ़ ली थी, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसकी बात करें उर्विक ने लिखी थी, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। उसके बाद डेलीगेशन की बुक्स की बात करें तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पीटर डक्कर ने लिखी थी जिसमें ये कहा गया था डेलीगेशन जो है एक आर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स में ये क्या सेंट्रलाइज जो है वो दादाजी की बात हो रही है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो मुखिया की, और डेलीगेट जो टीचर का काम। ठीक है, अगर उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें एक स्टोरी के बेस पे, तो एक कह सकते हैं एक बड़े ऑफिस में सीईओ और डिसीजन रखते हैं, सेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, लेकिन जब ऑफिस बड़ा हो जाता है तो मैनेजर को भी अधिकार मिलता है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन। सीईओ अपने कुछ काम अपने असिस्टेंट को देता है, डेलीगेशन। और जब कुछ प्रॉब्लम हो सीईओ जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि अगर एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस में एक सीईओ है, वो क्या करता है, अगर उसका जैसे वो खोलेगा तो वो क्या करेगा, खुद उस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, काम करेगा, उसको करें सेंट्रलाइजेशन। जब वो ऑफिस बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर जो है एक उसके मैनेजर या कुछ और एम्प्लॉयज़ जो रखेगा, उसको डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें। अगर उसके बाद और चीज़ को बड़ा कर दिया जाएगा तो उसको डेलीगेशन की बात करें। जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसके जिम्मेदार कौन होगा, सीईओ होगा। ठीक, तो ये हमने बुक्स पढ़ ली हैं। उसके बाद हम डीप कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि सेंट्रलाइजेशन एक बैलेंस होता है, मतलब जिसमें ऊपर पावर डिपेंड करती है सिचुएशन। अगर कोटेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन नॉट एन एंड्स इटसेल्फ बट मीन्स टू अचीव इफेक्टिव कंट्रोल्स एंड यूनिटीज ऑफ कमांड। किसने कहा था, हेनरी फ्यूल ने कहा था। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया सेंट्रलाइजेशन क्या करना चाहिए कि एक मतलब लीड होनी चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, काम अच्छे से हो पाए। डिसेंट्रलाइजेशन का होना कि सिस्टम डेलीगेशन होना चाहिए कि हर एम्प्लॉयज़ का, हर बॉस का अपना अपना काम होता है। ठीक, तो इसमें अगर कोटेशन की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन इट मीन्स विच ऑथोरिटी इज स्प्रेड फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग द पॉइंट्स ऑफ एक्शन। ये किसने कहा था, उर्विक ने कहा था। अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि पीटर डकर ने इम्प्लॉयज किया था डेलीगेशन आर्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई मैनेजिंग अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। इसमें ये कहा गया था इफेक्टिव डेलीगेशन जो थी वो क्या कर रही थी, कोर स्टोन्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्प्लॉयज एम्पावर कर रही थी एम्प्लॉयज़ को, लीडर्स को। इसकी इसने कहा था, पीटर डकर ने कहा था। ठीक, ये कंपैरिजन आप हमने ऊपर कर लिया, फिर भी दोबारा से कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो होती है वो डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल की थी। इसमें सिस्टमेटिक जो थी वो क्या होती थी, मेकिंग लो लेवल से स्टार्ट होती थी। और उसके बाद ये आस्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी एंड सबऑर्डिनेट्स की बात करें। अगर इसके बाद थिंकर्स की बात करें, हेनरी फ्यूल्स, ऑरविक्स और पीटर की बात करें। अगर फोकस करें कंट्रोल, यूनिटी और कोऑर्डिनेशन की बात करें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही थी, इसमें एम्पावरमेंट, वर्कलोड की बात है। अगर इसकी बात करें ओवरलोड एट टॉप्स, इसमें जो थी फ्रेगमेंटेड पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल, इसमें मिस कम्युनिकेशन की बात है। अगर गोल की बात करें तो इसमें ये थी इंश्योर अनफिनिटी एंड डिसिप्लिन, इसमें प्रमोट इनोवेटिव्स एंड अडॉप्ट टू लोकल नीड्स, इसमें बैलेंस ऑथोरिटी ट्रांसफर्स अकाउंटेबिलिटी। इसमें एग्जाम्पल की बात करें दादाजी, मुखिया जी और प्रिंसिपल की बात है। ठीक,
तो उसके बाद ये MCQ देख सकते हैं, तो इसमें ये कह सकते हैं हु इज़ द पॉइंट कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइजेशन हेनरी फ्यूल्स, हु इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन प्राइमरी फोकस, इसमें किसकी बात हो रही है, डिस्टर्बिंग डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी अक्रॉस टू लोअर लेवल, ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन का लो लेवल आप याद देख सकते हैं। और अगर उसके बाद डेलीगेशन की बात करें, डेलीगेशन डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन किस वजह से जो डिफरेंस है, इसमें ये कहा गया था डेलीगेशन ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी बट अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद डेलीगेटर। उसके बाद 4 क्वेश्चन की बात करें, विच थिंकर्स एम्प्लॉयज डेलीगेशन एज अ कॉर्नस्टोन्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें पीटर डकर की बात हो रही है। अगर उसके बाद 5th क्वेश्चन की बात करें, ए मेजर्स रिस्क ऑफ एक्साइज डिसेंट्रलाइजेशन इज, 5th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था ए मेजर रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें किसकी बात हो रही है, लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं यू इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हेनरी फ्यूल की, और व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी टू टॉप। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें अब लोअर से ऊपर की बात हो रही है। और डेलीगेशन क्या होना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अथॉरिटी के ऊपर, उसके ऊपर काम करना। उसके भी है कि रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात करें, ओवरलोड की बात हो रही है, उसका की रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन लॉस ऑफ कंट्रोल की फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है। अगर उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बताता है जी कि मुखिया जी और प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें और थर्ड सब यूनिट की, इसमें किसकी बात हो रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसका कंसेप्ट टाइप्स और रोल्स की बात हो रही है, ठीक। अगर हम इसके देख सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इज टॉप पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग्स, वो लीडर जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी फॉर्मेलिटी बनाता है, रिस्पॉन्सिबल मैनेज करता है और गोल अचीव करवाता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि सोचो एक टीम का कैप्टन, वो टीम के बॉस है, स्ट्रेटजी बनाता है और प्लेयर को गाइड करता है, मैच जीतने की जिम्मेदारी लेता है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है सबसे बड़ा अधिकार। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो हम कहाँ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव टॉप पर्सन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग्स, वी ऑल, इसमें ये कहा गया था वो लीडर है जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाता है, जिसमें रिसोर्स मैनेज करता है और गोल अचीव करवाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, सोचो एक क्रिकेट का कैप्टन है, वो टीम का बॉस है, स्ट्रेटजी बनाता है, प्लेयर को गाइड करता है और मैच जीतने की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। तो मतलब ये हम ये कर सकते हैं कि एक ऐसा बंदा है जो पूरे चीज़ की जो है जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है सबसे बड़ा अधिकार, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे एक्टिव कोऑर्डिनेट करता है, वो फाइनल डिसीजन मेकर होता है और सिंबॉलिक हेड होता है, ठीक। तो उसकी में बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें लाइन्स चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्शंस, जिसमें फैक्ट्री मैनेजर जो प्रोडक्शन देख रहा है। और उसके बाद स्टाफ की बात करें, इसमें यह कहा गया स्टाफ चीफ एग्जीक्यूटिव जो सपोर्ट लाइन एग्जीक्यूटिव टू एडवाइजरी स्पेशलाइज्ड रोल्स करता है। इसमें एग्जांपल कर सकते हैं HR हेड जो है एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फंक्शनल चीफ एग्जीक्यूटिव, इसमें ये कहा गया था कि हैज़ ऑथोरिटी टू आवर सब पार्टिकुलर फंक्शन अक्रॉस डिपार्टमेंट, इसमें फाइनेंस कंट्रोलर जो सब डिपार्टमेंट का बजट देखता है। अगर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें, इसमें ओवरऑल हेड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें CEO या मैनेजर डायरेक्टर करता है, ठीक। अगर रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सबसे पहले रोल क्या है, वो क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफ करता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करता है। और उसके बाद हम एग्जांपल की बात कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में प्लानिंग होती है गेम स्ट्रेटेजी की, वैसे ही जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है प्लानिंग करता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसमें टेकिंग क्रूशियल डिसीजन लेता है ऑन पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज। जैसे हम एग्जांपल कर सकते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल डिसाइड करता है सिलेबस, टाइम टेबल्स और उसके बाद क्लासेस।
तो वो एक क्या करता है, क्रूशियल डिसीजन लेता है और पॉलिसी बनाता है। अगर लीडरशिप्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं मोटिवेट करता था, गाइडिंग्स, इन्फ्लुएंस एंड एम्प्लॉयज़, इसमें ये कह सकते हैं टीम लीडर्स, इनकरेज प्लेयर्स ड्यूरिंग टफ मैच। इसमें सिंबॉलिक रोल की बात करें, इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नली, उसके बाद कंपनी सीईओ अटेंडिंग्स मीडिया। उसके बाद कम्युनिकेशन रोल्स की बात करें, एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें, पॉलिटिशियंस कम्युनिकेशंस विद पब्लिक्स एंड गवर्नमेंट्स। अगर रिसोर्स की बात करें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्स effectiveness to departments, इसमें सीईओ allocating budget to marketing and productions। उसके बाद इन पार्टनर्स बुक्स और कोटेशन की बात करें तो पीटर डक्कर्स, उनकी कोटेशन की बात करें, द चीफ एग्जीक्यूटिव टोन्स एंड पेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हेनरी की बात करें, मैनेजर्स आर अबोव ऑल डिसीजन मेकर्स। उस चेस्टर की बात करें, द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स लाइज प्रोडक्टिंग इफेक्ट्स। तो उसके बाद हम इसके कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, कैप्टन प्लान, लीड, डिसाइड, कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेट्स। इसमें ये कह सकते हैं जस्ट लाइक अ चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक, अगर उसमें कह सकते हैं कुछ डीप यूनिक जो कंसेप्चुअल की बात करें, सबसे ये देख सकते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट जस्ट अबाउट टॉप मैनेजर्स बट स्ट्रेटजी, आर्किटेक्चर एंड इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन विजन्स, कल्चर्स एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। द रोल्स ट्रांसिट ट्रेडिशनल managers balance multiple complex demand, internal coordinations, external representative, crisis management and innovations leaderships। इसमें जो है बॉन्ड्री स्पेंसर की बात हो रही है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल्स की बात हो रही है और लीडरशिप्स की बात हो रही है। इसमें न्यू की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे एक हेड कोच होता है आईपीएल क्रिकेट टीम का, जैसे हम मुंबई इंडियंस, वो अपना प्लान बनाता है, अपनी स्ट्रेटजी बनाता है कि कैसे फील्ड को उसको रखनी है, कैसे बैट्समैन को उसने रखना है, कैसे मतलब उसने हर टाइम पे हर ओवर के बाद जो स्ट्रेटजी बदलनी है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस बुक्स की बात करें तो पीटर डक्कर की जो बुक है द प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, इसमें किसकी कंट्रीब्यूशन की थी, लीडरशिप और स्ट्रेटजी रोल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें। उसके हम बात कर सकते हैं हेनरी की, तो इसमें मिट्स वर्क्स एंड मैनेजमेंट बुक्स थी, इसमें क्लासीफाई किया था किसमें, मैनेजर रोल्स, फोकसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। दी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें चेस्टर बर्नार्ड की, जो हाईलाइट कर रही थी कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। उसके बाद लीडरशिप्स की बात करें, एक्सप्लोर लीडरशिप थ्योरी रेलिवेंट टू चीफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद इफेक्टिवनेस एग्जीक्यूटिव की बात करें पीटर डक्कर की थी। ठीक, उस कंपैरिजन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं रोल जो था टॉप डिसीजन मेकिंग कंट्रोलर था, जिसमें स्ट्रेटजी लीडर्स बाउंड्री स्पेंसर की बात होती थी और फोकस कर रहा था मेंटेनिंग ऑर्डर हायरार्ची। उसके बाद इंटरेक्शन जो थी मोस्टली इंटरनल फोकस था और बैलेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात करें। अगर स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंट, पॉलिटिकल सर्विस। उसके बाद डिसीजन की बात करें सेंट्रलाइजेशन टॉप डाउन, उसके पार्टिसिपेंट की बात हो रही है। उसके बाद लीडरशिप्स, डायरेक्टिव अथॉरिटी, उसके बाद कोलैबोरेटिव ट्रांसफर की बात हो रही है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें एग्जाम की तो ये पूछ सकते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मल्टीपल डायमेंशन की बात हो रही है, कम्प्लेक्स स्टेक होल्डर्स इन्वायरमेंट्स, उसके पीटर डक्कर्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज की बात करें अकॉर्डिंग टू पीटर डक्कर्स व्हाट इज द प्राइमरी रोल्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उसमें ये कह सकते हैं सेटिंग करना टोन्स, प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशंस विच थिंकर डिस्क्राइब द चीफ एग्जीक्यूटिव रोल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कोऑपरेशंस इन चीफ्स ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें चेस्टर बर्नार्ड्स। उसके बाद ए मॉडर्न चीफ एग्जीक्यूटिव डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वंस बाय एक्टिंग सब बाउंड्री स्पेंसर फोस्टिंग इनोवेशंस। उसके बाद कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, डेली सुपरवाइजर ऑफ एवरी एम्प्लॉयज टास्क। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें द एनोलॉजी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स, आईपीएल टीम की बात हो रही है, हेड कोच की बात हो रही है, इसमें लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हु सेड द चीफ एग्जीक्यूटिव सेट्स टू टोन्स एंड पेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसकी बात हो रही है, पीटर डक्कर की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव दे स्किल्स बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है, इसमें इमोशनल्स और पॉलिटिकल की बात हो रही है। इसमें नेम ऑफ द क्लासिक्स की बात हो रही है, बुक्स की एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जिसमें फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बात चेस्टर बर्नार्ड। उसके बाद व्हाट इज द मेन चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें टू इंटीग्रेट स्ट्रेटजी, लीडरशिप एंड रिसोर्सेज की बात हो रही है। गिव द देसी एग्जांपल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमने किसी एग्जांपल दी थी आईपीएल टीम की भी दी थी। नेम 3 चीफ मेजर चीफ रोल की बात करें जिसमें किसी लीडरशिप सिंबॉलिक की बात हो रही है। उसमें हम कह सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है
मिडिल मैनेजमेंट की बात करें, इसमें अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थर्ड यूनिट हमारा जो है कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूनिट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ में जो हमें इसके जो यूजीसी नेट के हिसाब से जो नए टॉपिक्स हैं हम उसको भी ऐड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए आफ्टर फोर्थ यूनिट में क्या करूँगा, पीडीएफ को ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय शहबाज लकी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।